जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली ने 60 सालों के बाद फाइनली कोर फॉर्म कर ली है। साथ ही उसे पता चला कि स्टार पैलेस के लॉर्ड जिनकुई की वजह से पूरे क्योटिक सी में शांति का माहौल है। मगर ये पीस ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाला था, इसलिए वो अपने पास की डिमोनिक कोर बेचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो मेलोडियस सेक की जीलिंग और जाओजिंग की नजर में आ चुका था। तो जाओजिंग ने हानली से सारी कोर खरीद ली। साथ ही साथ वो हानली को अपने एक मिशन पर आने के लिए भी मना लेता है और बदले में उसने हानली को हेवनली लाइटनिंग बैम्बू हब देने का प्रॉमिस किया था। इसलिए हानली भी उस मिशन में शामिल होकर स्कॉर्पियन आइलैंड पर हिडन फियांट सेक का मुकाबला करने पहुंच गया, जहां पर कल्टीवेटर्स के दरमियान थोड़ी बैटल होने के बाद ही सेक का लीडर सन इनके सामने आ जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर सिर्फ जाओजिंग और एल्डरफू अपने कुछ साथियों को लेकर सन के साथ भिड़ चुके हैं, मगर जाओजिंग की आधी टीम इस बैटल में उसका साथ नहीं दे रही थी। वहीं पर एल्डरसन अपनी स्कल पावर का यूज करते हुए इन लोगों पर अटैक कर इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था, मगर जाओजिंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस स्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि वो एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है, जिससे बाहर निकलना फू और जाओजिंग के लिए मुश्किल हो गया, जिसके चलते फू और जाओजिंग समझ जाते हैं कि जीलिंग ने एल्डरसन को नहीं बल्कि इन दोनों को ही टारगेट बनाया है। वो जीलिंग से कह रहा था कि इतने सालों से मैंने तुम्हारी मदद की और आज तुम्ही ने मुझे धोखा दे दिया, जिस पर जीलिंग कहती है कि तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, तुम हमारे मेलोडियस सेक के गेस्ट डिसाइपल हो, तुम्हारा काम था अपने नॉलेज से हमारी जूनियर डिसाइपल्स को काबिल बनाना, मगर इसके बजाय तुमने क्या किया, बस चोरी और करप्शन। इतना ही नहीं, तुम तो एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के भी तलवे चाटते हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम ऊंचाओं के लिए काम करते आए हो, तुम बस उसी के लिए हमारे मेलोडियस सेक को बर्बाद करना चाहते थे और इसी वजह से तो मैंने ये प्लान बनाया ताकि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल पाए। जाओजिंग तो अब जिंगमी पर भी काफी ज्यादा भड़क गया था, क्योंकि ये बंदी उसके साथ प्यार से बात करके उसकी सारी प्लानिंग पता करती थी। तो अब जाओजिंग कहता है कि तुम लोगों ने मुझ पर एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के साथ होने का इल्जाम लगाया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्टार पैलेस का वफादार बंदा ऐसी हरकत करूंगा? अगर आज यहाँ मेरी जान चली गई तो स्टार पैलेस भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर जीलिंग कहती, शायद तुम अभी तक समझे ही नहीं, मैंने तो ऑलरेडी इसके बारे में स्टार पैलेस में खबर कर दी थी। और रही बात तुम्हें गद्दार साबित करने की, तो एल्डरसन यहाँ पर आने वाला है, ये बात तुमने एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के ऊंचाओं को बता दी होगी। अब वो जैसे यहाँ आएगा तुम्हारी गद्दारी साबित हो जाएगी और फिर वो भी तुम्हारे साथ जहन्नुम में पहुँच जाएगा। फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोगों को ये बताएंगे कि तुम एब्सोल्यूट डार्कनेस के हाथों मारे गए और फिर हमने तुम्हारा बदला लेने के लिए ऊंचाओं को खत्म कर दिया। तब एल्डरसन कहते, अरे यार जाओ, देखो तो इस बच्चे ने तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया प्लानिंग बनाई है। मेरे भाई, आज तो तुम्हें मौत से कोई भी बचा नहीं सकता। मगर उतने में जाओजिंग अपने एक ट्रेजर का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके वहां से निकल पड़ा। उसने फू को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर एल्डरसन उसका पीछा करने लगता है। इधर फू उस फॉर्मेशन में बुरी तरह से घायल हो गया था, तो दुश्मनों के हाथों से मरने से बेहतर खुद ही खुद को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। इधर जीलिंग कहती कि जाओजिंग का जरूर से कोई बैकअप प्लान होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों से मारने में मेरी मदद करो और बदले में मेरा मेलोडियस सेक आपको एक ह्यूज रिवॉर्ड से नवाजेगा। जिस पर रेडफायर कहते कि तुम्हारे फादर वांग मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, तो उनके खातिर मैं जरूर से तुम्हारी हेल्प करूंगा। इधर हानली ने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था, वो अपनी वॉइस ट्रांसमिशन का यूज करके उससे बात करने लगा। वहीं पर जीलिंग भी हानली को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, मगर वो सबके सामने ये बताना नहीं चाहती थी कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं। वो कहती, सीनियर, जाओजिंग ने आपको जिस भी ट्रेजर का प्रॉमिस देकर यहाँ बुलाया था, मैं वो जरूर से पूरा करूंगी, मगर फिर भी आप एक बार फिर से सोच ले कि आपको इस फाइट में इन्वॉल्व होना है या नहीं। जिस पर हानली कहता है कि एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले मुझे तुम्हारे प्लान्स के बारे में जानना होगा। तो बताती है कि एब्सोल्यूट डार्कनेस के लोग पूरी तरह से उनके पैट्रियार्क पर डिपेंड हैं, और मैंने यहाँ तक भी सुना था कि वो बंदा जल्द ही मरने वाला है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए क्लोज डोर ट्रेनिंग में जा चुका, लेकिन वो ट्रेनिंग से बाहर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, तो उसने अपने फैक्शन की सारी जिम्मेदारियां ऊंचाओ पर सौंप दी है। तो अगर ऊंचाओ यहाँ पर आया तो हम एल्डरसन के साथ मिलकर उसे काफी आसानी से मार सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग सुनने के बाद हानली भी जीलिंग का साथ देने के लिए राजी हो गया, जिसके बाद ये लोग जाओजिंग की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जीलिंग हानली से कह रही थी कि अगर फाइट में आपको लगा कि आपकी जान को खतरा है तो आप तुरंत ही बैटल छोड़कर चले जाना, मेरे पास यहाँ से भागने का मेरा अलग प्लान है, तो आप भी मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना। जिस पर हानली कहने लगा कि जाओजिंग ने मुझे हेवनली लाइटनिंग बैम्बू
बैम्बू देने का वादा किया था, लेकिन वो तो एल्डर सन के पास है और मुझे नहीं लगता कि वो बंदा इतना पावरफुल हब आपको देने के लिए राजी हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि अगर आपको ट्रेजर नहीं मिला तो मेरे पास एक और ट्रेजर है, मेरे ख्याल से वो आपको ज्यादा पसंद आएगा। और उतने में वहाँ पर फायर बॉल से अटैक होने लगे। दरअसल ये हमले जाओ जिंग सन और उनके डिसाइपल पर कर रहा था। तभी ये लोग चारों ओर से उसे घेर कर एक एरी में ट्रैप कर लेते हैं, जिससे तो जाओ जिंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो जीलिंग से कह रहा था कि तुम एक नंबर की कमीनी लड़की हो, अगर मुझे पहले ही तुम्हारी इरादे पता चलते तो शायद मैं तुम्हें कब का खत्म कर चुका होता। खैर तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पास ही सीक्रेट प्लान है? वेल मेरे पास भी मेरा एक आखिरी दाव है जिसे खेलते तुम सब के सब मुंह के बल गिर जाओगे। मगर सन उसकी बकबक सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे खत्म करने का हुक्म दिया। तो जाओ जिंग ने तुरंत ही कुछ पिल्स कंज्यूम कर ली। इधर हानली तो एल्डर सन की मेथड्स देखकर ही शॉक था। वो सोचता है कि जरूर से ये बंदा एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड से क्लोजली रिलेटेड होगा। तभी जाओ जिंग चिल्लाते हुए कह रहा था कि यंग मास्टर तुम कहाँ पर हो? अभी तक तुम मेरी मदद करने नहीं आए। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी भी स्पिरिचुअल सोल घायल हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ब्लड ओथ ली थी जिसकी वजह से हम दोनों कनेक्टेड हैं। और फिर वो अपनी मैजिकल टूल का यूज करके उस एरी को ब्लास्ट कर देता है। साथ ही साथ वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर उसमें से ऊंचाओ की आवाज आने लगी। वो जाओ जिंग से कह रहा था बुढ़ाओ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ये देखो मैं तुम्हारी मदद करने आ चुका हूँ। और फिर वहाँ पर डार्क चेन रिलीज होकर एल्डर सन पर हमला करने लगी। वो जैसे तैसे उन चेन से खुद को बचा रहा था, मगर थोड़ी देर में एल्डर सन उसके चेन के प्रिजन में ट्रैप हो जाता है। उसी वक्त ऊंचाओ की वहाँ पर एंट्री हो गई। उसने आते ही एल्डर सन पर जोरदार हमला करके उसे ग्रीट किया। वहीं पर हम देख पाते हैं कि एल्डर सन की ब्लेड्स ने समय रहते उन्हें आजाद करके खुद होकर एल्डर सन को प्रोटेक्ट किया है। और फिर एल्डर सन स्माइल करते हुए कहने लगे कि मेरे प्यारे भतीजे, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद वो एक ही सेकंड में ऊंचाओ को दूर ढकेलते हुए अपनी शैडो स्कल को समन कर लेता है, जिसमें बेशुमार इवल पावर्स थी। तो ऊंचाओ ने उस स्कल के आंखों से एल्डर सन की तरफ अपनी ब्लेड पास कर दी, जिसके बाद वो खुद ही उस स्कल की चपेट में आ जाता है। इधर एल्डर सन ने बड़ी तेजी से कैरी बनाते हुए ऊंचाओ के ब्लेड्स को डॉच कर दिया था, मगर वो देखता है कि जैसा उसने ऊंचाओ का अटैक फेल किया उसी तरह से ऊंचाओ ने भी उसके हमले को फेल कर दिया। इधर हानली तो ऊंचाओ को वहाँ देखकर थोड़ा सा परेशान था। वो ठान लेता है कि जब तक वो 100% कॉन्फिडेंट नहीं होगा इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखा जाए तो उसने हेवनली लाइटनिंग बैम्बू के लिए इस बैटल में हिस्सा लिया था, मगर उस बैम्बू को यूज करने के लिए उसका जिंदा रहना भी जरूरी है। अभी दोनों टीम सामने सामने आ जाती है। जाओ जिंग कह रहा था कि यंग मास्टर ऊंचाओ, आपने वादे के मुताबिक यहाँ आकर मेरी मदद की, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि इन लोगों का मेन टारगेट आप हो। उसी वक्त ऊंचाओ जाओ जिंग को गुस्से में चोक करते हुए कहने लगा कि हमारी ब्लड ओथ मैं यहीं पर क्लियर करता हूँ। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के लिए काम करोगे। जिसके बाद ऊंचाओ एक हाथ से अपना सिर पकड़कर कहने लगा कि मार्शल अंकल सन, कई सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, मगर हैरत की बात है कि आप तो इतने सालों में जरा भी नहीं बदले। वही गुस्सा वही तेवर, उफ अब मैं क्या ही कहूँ। साथ ही साथ वो जीलिंग को भी पहचान लेता है। वो कह रहा था देखो तो तुम कितनी जवान हो गई, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जिस पर जीलिंग गुस्से में जवाब देती कि अगर तुम जलकर राख भी हो गई तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी। जो सुनते ही ऊंचाओ हंसते हुए कह रहा था कि तुमने मुझे यहाँ तक लाने के लिए काफी जबरदस्त प्लानिंग की, तुम्हारा यही टैलेंट हमारे एब्सोल्यूट आइलैंड की काफी ज्यादा काम आ सकता, और तुम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हो, तो क्यों न तुम मेरे साथ चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों अपनी आगे की लाइफ बड़े आराम सुकून से गुजारेंगे। यहाँ पर ऊंचाओ ने जीलिंग को प्रपोज किया था, जिस पर जीलिंग कह रही थी ठीक है, अगर तुम्हें मैं इतनी ही पसंद हूँ तो एक काम करो, जाओ जाकर अपने पैट्रियर्क को खत्म करके आइलैंड का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लो। साथ ही उस दिन प्राइम स्टार आइलैंड पर जितने भी लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया था उन सबको खत्म कर दो, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, तभी जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगी। इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ आने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर ऊंचाओ भी थोड़ा सा शॉक हो गया। जीलिंग ने उसके सामने ऐसी शर्तें रखी थी जिन्हें वो कभी भी पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने सिर पे हाथ रख के जीलिंग की शर्तों के बारे में सुनने लगा। वेल इस बंदे का स्टाइल था। अब उस जीलिंग की बातों को इग्नोर करते हुए एल्डर सन से कहने लगा कि आप तो कई सालों से छुप कर बैठे हुए थे, फिर आज ये अचानक से हमारे सामने कैसे आ गए? शायद आपको भी वॉइड हेवन हॉल में जाने की इच्छा है, मगर अफसोस आपने इस जीलिंग की बातों में आकर हॉल के ओपन होने से पहले ही खुद को रिवील कर दिया। अब तो मुझे नहीं लगता कि हॉल के ओपन होने तक आप जिंदा भी बच पाओगे। जिस पर सन कह रहा था कि तुम्हारा मास्टर जल्द ही मरने वाला है और आज मैं तुम्हें भी यहीं पर खत्म करके एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड का मास्टर बन जाऊंगा, इसीलिए तो मैं इतने सालों के बाद तुम्हारे सामने आया हूँ। अब हानली समझ
जाता है कि एल्डरसन एब्सोल्यूट डार्कनेस का ही पुराना डिसाइपल था, मगर उसने कई सौ सालों पहले खुद का एक फैक्शन शुरू किया था और इसी वजह से उसकी सारी कल्टीवेशन मेथड एब्सोल्यूट डार्कनेस से मिलती जुलती है। साथ ही हानली को लग रहा था कि शायद ऊचाओ ने प्राइम स्टार आइलैंड के बाद उसका पीछा इसलिए किया होगा क्योंकि उन्हें शक था कि हानली एल्डरसन का डिसाइपल है। मगर गाइस यहाँ पर हानली गलत था। दरअसल ऊचा और पैट्रियार्क एल्डरसन की वजह से नहीं बल्कि जीशियन नाम के बंदे की वजह से हानली के पीछे पड़े थे। उन्हें लग रहा था कि हानली उनके पुराने दुश्मन जीशियन का डिसाइपल है। वहीं पर जीलिंग अपने पेरेंट्स को याद करके अपनी टीम से कहने लगी कि इस बंदे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो आज इस विलन को खत्म करने में आप सभी लोग मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद जीलिंग और उसके कल्टीवेटर्स ऊचाओ की टीम के साथ भिड़ गए। अब यहाँ पर हमें बहुत ही भयानक बैटल देखने को मिलती है। वहीं पर एल्डरसन ने अपने कल्टीवेटर्स के जरिए ऊचाओ को एक एरी में ट्रैप कर लिया था। ऊचाओ देखता है कि एल्डरसन ने डिमोनिक कोर क्लोनिंग का यूज करके अपने सारे अवतार फॉर्म बना लिए थे, जिनमें ऑलमोस्ट एल्डरसन जितनी ही पावर्स है। एल्डरसन ऊचाओ से कहते कि भतीजे मैं तो ये देखने के लिए बेताब हूँ कि मेरे अवतार फॉर्म तुम्हें कितनी देर में रिफाइन करेंगे। साथ ही साथ वहाँ मौजूद स्कॉर्पियन का डंक भी ऊचाओ पर अपनी एनर्जी से जोरदार अटैक कर देता है, जिससे ऊचाओ बुरी तरह से तड़पने लगा। मगर तभी वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैजिक ट्रेजर का यूज करके खुद को सैरी से आजाद कर लेता है। लेकिन उसी वक्त एल्डरसन ने सीधे जाकर ऊचाओ के सीने में अपनी डिमोनिक ब्लेड घुसा दी। उसे तड़पता हुआ देखकर सबको लग रहा था कि ऊचाओ मरने वाला है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऊचाओ की आंखों से अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। साथ ही साथ वो बुरी तरह से झटपटा रहा था, मानो उसे किसी ने पजेस किया हो। और अब उस ग्रीन ऑरा से एक आवाज बाहर आती है जो कि एल्डरसन से कह रही थी कि मेरे प्यारे डिसाइपल, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। इधर एल्डरसन तो भागते हुए जाकर अपने सामने कई सारे शेल्स क्रिएट कर लेता है, मगर वो इवल एनर्जी बड़ी तेजी से उन सभी एरिस को डिस्ट्रॉय करते हुए सन के पीछे लग गई। हानली तो इस कल्टीवेशन मेथड को देखकर ही हैरान था। इधर एल्डरसन बड़ी तेजी से भागते हुए उस ग्रीन स्कल से खुद को बचा रहा था। और फिर हम वहाँ पर एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क को देख पाते हैं। वो कह रहा था सन कैसे हो मेरे बच्चे। इधर उस इवल एनर्जी ने कई सारे डिसाइपल्स को जलाकर राख कर दिया था। हानली तो ये सब देखकर ही समझ गया कि ये पैट्रियार्क ऊचाओ की बॉडी पर कब्जा करके यहाँ आया है। अब पैट्रियार्क सन को घूर के देखने लगा। सन कहता है अब मैं तुम्हारा वो आज्ञाकारी डिसाइपल नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूंगा, और हाँ तुम्हारी इस क्लोनिंग टेक्निक से तुम कभी मुझे हरा नहीं पाओगे। ये सुनकर पैट्रियार्क उस पर भड़क जाता है। वो अपनी इवल ऑरा रिलीज करते हुए कई सारे लोगों के कानों के पर्दे फाड़ रहा था। विल्सन तुरंत इस मेथड को पहचान लेता है। वो कह रहा था कि तुमने तो हेवनली कॉप्स फायर को भी मास्टर किया है, यानी कि इतने सालों से तुम बस कमजोर होने का दिखावा कर रहे थे। तुमने अपनी रियल पावर्स को जानबूझकर हाइड किया। जिस पर पैट्रियार्क हंसते हुए कह रहा था कि आज ना मैं काफी अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं मेरे प्यारे डिसाइपल को एक बढ़िया सा सबक सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग एक काम करो। मेरे पास ये फॉरबिडन गॉड कार्ड है, तो जल्दी से अपने स्पिरिट का 30% हिस्सा इसमें ऐड कर दो, और फिर अगला काम तुम्हें करना होगा शपथ लेने का। आज तुम्हें मेरे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के डिसाइपल बनना होगा। वेल 30% स्पिरिट देना कोई आसान बात नहीं थी। अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये सभी लोग हमेशा के लिए पैट्रियार्क के गुलाम बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर गलती से पैट्रियार्क को किसी ने खत्म किया तो उसके साथ जुड़े होने की वजह से ये लोग भी उसी के साथ मारे जाएंगे। इसलिए हानली डिसाइड करता है कि वो इस बुढ़े को बिल्कुल भी अपनी स्पिरिट नहीं देने वाला। लेकिन पैट्रियार्क ने शर्त रखी थी कि एक तो उसके सामने सबमिट करो या फिर उसके हाथ मारे जाओ। साथ ही साथ पैट्रियार्क जीलिंग से कह रहा था कि बच्ची मैंने तो सुना है कि तुमने मुझे मारने के लिए मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा इनाम रखा है। जो भी जीनियस मुझे खत्म करेगा उस बंदे को तुम अपने मेलोडियस सेक्ट का लीडर बनाओगी। तो तुम्हारी इस हरकत से ये बात साबित होती है कि तुम मुझसे हद से ज्यादा नफरत करती हो और आगे चलकर तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनोगी। लेकिन मैं पैट्रियार्क अपने दुश्मनों को पनपने नहीं देता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारा किस्सा आज यहीं पर खत्म कर दूंगा। फिलहाल तो तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं, तुम तो एक नाजुक सी पेटल हो जिसे मैं बड़ी आसानी से कुचल दूंगा। इधर हानली समझ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जीलिंग की पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में अब वो भी पीसा जाने वाला था। तो हानली तुरंत ही वहाँ से भागने का डिसीजन लेता है। लेकिन तभी एक बंदा उससे पहले ही वहाँ से निकल पड़ा। वो कह रहा था कि मैं पैट्रियार्क के खिलाफ फाइट नहीं करना चाहता। उसे भागता हुआ देख पैट्रियार्क काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि बंदा तो बड़ा ही बदतमीज है, मेरी बात खत्म होने से पहले इसने मुझे इंटरप्ट किया। तो वो अपनी इवल पावर का यूज करते हुए उस बंदे को वहीं पर जला के राख कर देता है। हानली तो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। अगर वो बंदा पहले नहीं भागता तो शायद उसकी जगह पर अब हानली ही मारा जाता। वहीं पर पैट्रियार्क कह रहा था कि अगर और किसी को भागना है तो आजमा के देख लो। मगर ये सब देखने के बाद तो कोई भी वहाँ से भागने
भागने की जरूरत नहीं करने वाला। वहीं पर जिलिंग हानली से माफी मांग रही थी कि उसी की वजह से हानली इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वहीं पर हानली ने जैंग को चुपके से पैगाम भेजकर वहाँ पर आने के लिए बता दिया था। अब साथ ही यहाँ पर हमें एल्डर सन ने डार्कनेस आइलैंड क्यों छोड़ा था इसकी वजह पता चलती है। वो पैट्रियार्क से कह रहा था कि अगर मैं एब्सोल्यूट डार्कनेस से भागता नहीं तो तुमने अभी तक मुझे अपना अवतार बना लिया होता। जिस पर पैट्रियार्क कह रहा था मेरे प्यारे डिसाइपल, देखो ये तो हम सभी मास्टर्स के रिवाज है, मेरा मास्टर भी ऐसा ही था। इनफैक्ट ये रिवाज तो पीढ़ियों से चलते आ रहे, मगर हम तुम्हारे जैसे अपने मास्टर को धोखा दे के नहीं भागे थे, बल्कि हम तो तुमसे बेहतर हैं। हमने भागने की बजाय अपने मास्टर को ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैट्रियार्क ने उसके मास्टर को मार के ही उसकी पोजीशन हथिया ली थी। वो कहता है सन, अगर सच बताओ तो तुम बहुत ही ज्यादा भोले और नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुम कभी भी एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के सक्सेसर नहीं बन सकते। उस आइलैंड को तो बस हमारे जैसे दरिंदे और हरामी लोग ही चला सकते हैं। खैर चलो अब जल्दी से वॉइड हेवन हॉल का खोया हुआ नक्शा मेरे हवाले कर दो। अब तो तुम्हें वो नक्शा अपने पास रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उस हॉल में कभी नहीं जाओगे। अगर तुम चुपचाप से वो नक्शा मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं तुम पर थोड़ा सा रहम दिखाऊंगा, लेकिन हाँ बाद में तुम मेरे इंडिपेंडेंट इनकारनेशन बनने वाले हो ये बात तो कंफर्म है। जिस पर सन कह रहा था मास्टर वो नक्शा तुम्हारे हवाले करने से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं। जिसके बाद वो अपने साथियों को बताने लगा कि ये कोई रियल पैट्रियार्क नहीं है, बस इसने क्लोनिंग टेक्निक का यूज करके हमसे बात की। साथ ही ये इसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं है, इसलिए ये अपनी पावर्स का 30 या 40% हिस्सा ही यूज कर पाएगा। भले इसकी हेवनली कॉर्प्स फायर टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर इसने अभी अभी उसे मास्टर किया तो ये उस मूव को ज्यादा फ्रीली यूज नहीं कर पाएगा। वहीं पर अब रेड फायर मॉन्स्टर भी पैट्रियार्क पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इधर हानली सोचता है कि चलो अब ये लोग थोड़ी देर के लिए पैट्रियार्क को बिजी रखेंगे और तब तक मैं इनके आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से भाग निकलूंगा। इधर जिलिंग एल्डर सन से कहती कि आप सीनियर रेड फायर के साथ मिलकर इसे हैंडल करो, तब तक हम जाओ जिंग से हिसाब क्लियर करते हैं। तो एल्डर सन भी इसके लिए राजी हो गया। अब जिलिंग के वहाँ से जाते एल्डर सन के कल्टिवेटर्स ने पैट्रियार्क को चारों ओर से घेर लिया। इधर जिलिंग की टीम जाओ जिंग को घेर चुकी थी। वहीं पर हानली इस पर्सनल फाइट से दूर रहना चाहता था, मगर तभी वहाँ पर कई सारी डीमन बॉडीज क्रिएट होने लगी। वेल वही डार्क मून आर्ट की डिमोनाइजेशन मेथड है, इसीलिए हानली भी अब उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तब तक वहाँ पर जैंग भी पहुँच गया था। वो अपने जेनेसिस बॉल का यूज करते हुए ओपोनेंट्स को उसके नीचे सप्रेस करके खत्म कर रहा था। वहीं पर हानली ने भी ग्रीन ब्रिलियंस स्वॉर्ड को समन कर लिया और तभी एक बंदा हानली पर फायर अटैक करना शुरू कर देता है। तो हानली अपनी ग्रीन ब्रिलियंस स्वॉर्ड से उस पर पावरफुल स्लैश अटैक करने लगा, मगर वो बंदा तो उन्हें काफी आसानी से डॉज कर देता है। साथ ही साथ जैंग ने अपनी जेनेसिस बॉल से उस बंदे को सप्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए जैंग को पीछे ढकेल देता है। साथ ही साथ उसी शार्प एनर्जी से हानली पर भी हमले करने लगा, लेकिन हानली ने ही बाजी मारते हुए इस बंदे का काम निपटा दिया। वही दूसरी तरफ जिलिंग भी अपने साथियों के साथ मिलकर जाओ जिंग पर कई सारे अटैक कर रही थी, मगर ये बंदा तो हद से ज्यादा पावरफुल है। वो बड़े ही तेजी से उनके अटैक से बचते हुए जिलिंग पर एक जोरदार हिट कर चुका था, जिससे घायल होकर जिलिंग नीचे गिरने लगी। लेकिन तभी जैंग आकर जाओ जैंग पर हमला कर उसे दूर ढकेल देता है। साथ ही हानली ने भी जिलिंग को संभाल लिया था। वो कहती सीनियर इस बंदे का मरना जरूरी है, वरना ये बंदा हमें हेवनली स्टार सिटी में रहना मुश्किल कर देगा। वही दूसरी तरफ जैंग 7 स्टार सिल्वर फियाल सोर्ड का यूज करते हुए जाओ पर काफी पावरफुल अटैक करने लगता है और फिर हानली भी जैंग के साथ शामिल हो गया। उसने अपने मैजिकल सोर्ड से जाओ पर कई सारे स्लैश अटैक किए थे। तो जाओ जैंग उससे बचते हुए कहने लगा कि हानली मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो भला तुम उस कमीने जिलिंग का साथ क्यों दे रहे हो। उतने में ही हानली ने अपनी हेवी सोर्ड रिलीज करते हुए जाओ के ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर उसे चट्टान पर पटक दिया। वो कहता है मेरे दोस्त तुम्हें अच्छे से पता था कि सन वो लाइटनिंग बैम्बू कभी तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला, मगर फिर भी तुमने मुझसे झूठा वादा करके इस मिशन पर बुला लिया। अब तक तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझे यहाँ बुलाकर मुझे खत्म करना चाहते थे। वेल अगर तुमने मुझे मारने की प्लानिंग की थी तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान है। जिस पर जाओ कहता है कि तुमने एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड की इवल कल्टीवेशन मेथड का यूज किया, तो मुझे पता था कि तुम प्राइम स्टार आइलैंड से भागे हुए वही बंदे हो जिसे ऊंचा इतने सालों से ढूंढ रहा। तुमने उस कॉन्टेस्ट में अपना नाम लीफेयू बताकर इन सबको उल्लू बना दिया, लेकिन मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ। हानली देखता है कि उन दोनों का कन्वर्सेशन अभी तक किसी ने सुना नहीं था, इसलिए उस जाओ को तड़पा कर मारने का फैसला लेता है, क्योंकि अगर ये बंदा जिंदा बच गया तो एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के लोगों को सारी हकीकत पता चल जाएगी और फिर वो हानली को हंट डाउन करेंगे। अब उसने 1,
2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे करके 7 स्टार सिल्वर फियाल टेक्निक का यूज करते हुए उस पर 7 स्लैशेस से अटैक कर दिए। मगर हानली देखता है कि जाओ के पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारे टूल्स है, इसलिए हानली ने उसके सीने में सोर्ड शैडो लाइट स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करके अपनी सोर्ड उसके आर पार कर दी। वेल टेक्निक भी 7 स्टार सिल्वर फिलाई की सेकंड मूव थी। अब जाओ की बॉडी से लाइट वॉरियर बाहर निकलते हुए उस पर इतने सारे अटैक करते हैं कि एक ब्लास्ट के साथ वो बंदा सीधा जमीन पर पटक गया। यहाँ पर हानली ने जाओ जिंग का किस्सा खत्म कर दिया था। साथ ही हानली उसकी स्टोरेज बैग छीन लेता है और वहीं पर जैंग ने उसकी बॉडी में आग लगा दी। अब थोड़ी देर में जिलिंग वहाँ आकर जाओ जैंग को मारने के लिए हानली का शुक्रिया अदा करने लगी। हानली उससे कह रहा था कि जाओ तो मर चुका है, तुम उसे मारना चाहती थी तो देखो तुम्हारा काम हो चुका है, अब यहाँ से जल्दी से वापस चलो। मगर जिलिंग उससे कहने लगी कि इस ऊंचाओ पर क्लोनिंग टेक्निक का यूज किया गया है, इसलिए वो ज्यादा पावर्स यूज नहीं कर पाएगा, तो क्यों ना हम ऊंचाओ को भी खत्म कर दे। और यही पर हानली से सबसे बड़ी गलती हो गई। वो जिलिंग की बातों में आकर ऊंचाओ को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि जिलिंग के पास तो बैटल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इधर सन अपने इनकार्नेशन की मदद से पैट्रियार्क के क्लोन को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो क्लोन अपनी 30% पावर से उस पर भारी पड़ जाता है। साथ ही साथ उसने अपने डिमोनिक स्नेक्स भी सन के पीछे लगवा दिए थे, तो सन ने तुरंत अपने माथे से कोल्ड डाउन बीड को बाहर निकाल लिया, जिससे सन के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीड की एरी बन गई थी। उसे तो पैट्रियार्क के स्नेक्स चाहकर भी ब्रेक नहीं कर पाते। साथ ही साथ एल्डर सन सीनियर रेड फायर से कहने लगा कि पैट्रियार्क की हेवनली कोर्प्स फायर को हम ज्यादा देर तक रिस्ट्रेन नहीं कर पाएंगे, तो मैं अपनी कोल्ड डाउन बीड से उसे डिफेंड करता हूँ, तब तक आप गुई शुई डीमन स्किल का यूज करके उसे ट्रैप कर देना, जिसके लिए रेड फायर भी हाँ बोल देता है। इसलिए एल्डर सन ने अपनी बीड से एक आइस ड्रैगन बनाते हुए पैट्रियार्क की तरफ उसे रिलीज कर दिया। वहीं पर पैट्रियार्क ने भी अपनी इवल स्नेक को उस ड्रैगन पर हमला करने के लिए भेज दिया था, मगर वो आइस ड्रैगन उनको आसानी से डिस्ट्रॉय कर पैट्रियार्क पर अटैक कर देता है, जिसे पैट्रियार्क अपनी इवल पावर से रोक रहा था। और उतने में रेड फायर पैट्रियार्क को ट्रैप करने के लिए अपनी गुई शुई डिमोनिक स्किल का यूज करता है, मगर उसने अपनी इवल हैंड से पैट्रियार्क पर अटैक नहीं किया था, उल्टा उसने सन के ड्रैगन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते सन बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ पर रेड फायर ने भी इन लोगों को धोखा दिया था। साथ ही साथ एल्डर सन का पावरफुल टूल यानी कि आइस बीड भी पैट्रियार्क के हाथ लग गई, जिसे उसने तुरंत ही कंज्यूम कर लिया था। इधर एल्डर सन के साथ धोखा होने की वजह से वो काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि अब तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, जो देखकर जिलिंग अपने साथियों को लेकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगी। वहीं पर हानली भी वहाँ से निकल पड़ा। इधर रेड फायर ने एक ही अटैक में सन के अवतार को घायल कर दिया था। रेड फायर ने धोखा देने की वजह से जिलिंग का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था, इसलिए वो वहाँ से भागने के लिए मेलोडियस सेक का प्रोटेक्टिंग ट्रेजर वुड ड्रैगन टेबल यूज करती है, जिसके चलते वो अपने साथियों के साथ तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर रेड फायर और पैट्रियार्क सन से निपट रहे थे और तब तक पैट्रियार्क ने वहाँ पर अपने कुछ डिमोनिक अवतार को समन कर लिया, जो कि जिंदा बचे हुए लोगों को तड़पा तड़पा कर खत्म कर रहे थे। और ये सब देखकर तो हानली और जैंग ने तुरंत ही अपनी स्पीड बढ़ा दी। इधर सन को भी रियलाइज हो गया कि वो अकेले इन दोनों से नहीं निपट सकता, इसलिए उसने भी भागना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो अपने बचे हुए डिसाइपल्स को डिमोनाइज करते हुए उन्हें पैट्रियार्क पर अटैक करने भेज देता है, लेकिन उसकी ये चाल भी फेल हो गई। पैट्रियार्क ने तो बड़ी आसानी से उन डिमोनाइज बंदों को मार दिया था, जो देख एल्डरसन ने वहाँ मौजूद स्कॉर्पियन के डंक में अपनी फायर पावर ऐड कर दी, जिसके चलते अब वो पूरी जगह ब्लास्ट होने वाली थी। यानी कि वो तो मरेगा, लेकिन वो अपने साथ साथ रेड फायर और पैट्रियार्क को भी ले जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ एक डिमोनिक बीस्ट ने जैंग और हानली पर अटैक करते हुए उन्हें जमीन पर पटक दिया। यहाँ पर हानली का मास्क ब्रेक हो गया था। दरअसल ये है हेवनली रिफाइंड पपेट, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी था, इसलिए हानली और जैंग ने मिलकर तुरंत ही उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। हानली ने अपनी ग्रीन ब्रिलियंट सोर्ड उसके आर पार कर दी थी। उसे लगता है कि अब तो ये पपेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मगर उस पपेट ने तुरंत ही अपनी एनर्जी का यूज करते हुए सोर्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो पपेट देखता है कि ये दोनों यहाँ से भाग रहे हैं, तो उसने स्पेस पोर्टल ओपन करते हुए इन दोनों की धुलाई करना शुरू कर दी। वेल थोड़ी देर में इस पपेट ने जैंग और हानली की हालत खराब कर दी थी। चाहे ये लोग उस पर कितने भी अटैक क्यों न करे, उस पपेट पर इनके हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। मीनवाइल जैंग ने एक बहुत बड़ी ब्लड सोर्ड क्रिएट करके उसे काटने की कोशिश की, मगर वो पपेट उसे भी डिस्ट्रॉय करके जैंग को जमीन पर पटकने लगा। तो जैंग को बचाने के लिए हानली बीच में आ जाता है। हालांकि उसने तो इन दोनों को भी चट्टानों पर पटक दिया था, तो अब हानली इससे निपटने के लिए अपने जायंट एप पपेट को रिलीज करता है। वो उसे बस बिजी रख के वहाँ से भाग निकला था, मगर उस हेवनली रिफाइंड पपेट ने उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मीनवाइल हानली की मकड़ियाँ उसे रोकने की कोशिश करती है। उन्होंने जल्दी से अपना जाल बुनते हुए उस पपेट को एक चट्टान पर
कस के बांधा था। तब तक हानली वहाँ से काफी दूर आ जाता है। अब उसने जल्दी से अपनी मकड़ियों को भी स्टोरेज बैग में डाल दिया। वही दूसरी तरफ एल्डरसन पैट्रियार्क के हाथों बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब उसमें जरा भी पावर नहीं बची थी कि वो इस बंदे का मुकाबला कर पाए। मीनवाइल हानली समंदर के अंदर छुप जाता है। उसने अपने और जैंग के आसपास ची सप्रेसिंग आर्ट को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि उनकी ची पावर को सप्रेस करने का काम करती है। साथ ही साथ उसने स्पिरिट कंसीलिंग वेल का यूज करके उन दोनों को वैनिश कर दिया। हानली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जीलिंग की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और गाइस यही वजह थी कि हानली कभी किसी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। वो बंदी तो वहाँ से भाग निकली, मगर हानली वहीं पर फंस चुका था। इधर थोड़ी देर में वो पपेट इन्हें ढूंढते हुए समंदर के पास पहुंच जाता है, मगर उसे इनकी ची पावर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी, जिसके चलते वो पपेट वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही साथ हम देख पाते कि पैट्रियार्क ने एल्डरसन को ट्रैप करके उसकी बॉडी पर अपने निडल्स लगा दिए हैं, जो देखकर रेड फायर को थोड़ा सा डर लग रहा था। जिसके बाद वो पैट्रियार्क से कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ी देर के लिए इन लोगों का साथ देना पड़ा, लेकिन मेरी वफादारी हमेशा आपके साथ रही है। जिस पर पैट्रियार्क कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से उस लड़की का प्लान फेल हो गया, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। तो रेड फायर कहने लगा कि मेलोडियस सिक के लोग तो यहाँ से भाग निकले, शायद अब वो स्टार पैलेस से मदद मांगेंगे। जिस पर पैट्रियार्क कह रहा था कि अगर स्टार पैलेस उनकी मदद करना चाहता तो जाओ जिंग को कब का ही खत्म कर देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि स्टार पैलेस फिलहाल कमजोर है। उनके पास तो कोर फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर भी नहीं, इसलिए वो मेरे खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करेंगे। लेकिन रेड फायर कहता है कि हम स्टार पैलेस को हल्के में नहीं ले सकते, उनके दोनों सिंह क्लोज डोर ट्रेनिंग में है, अगर वो ब्रेक थ्रू कर गए तो सीधा डेटी बन जाएंगे। जिस पर पैट्रियार्क कहता है कि अगर वो दोनों डेटीज बन गई तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। वो तो डेटीज बनने के बाद इस कमजोर स्टार पैलेस को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह से रेड फायर को अश्योरिटी मिल चुकी थी कि स्टार पैलेस उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसलिए वो पैट्रियार्क को अलविदा कह के तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर हेवनली पपेट के बॉडी पर पैट्रियार्क को मकड़ी का जाल मिल गया था। वो हैरान होकर कहने लगा कि ये तो व्हाइट जेड स्पाइडर का जाल है, शायद ये मकड़ी उसी बंदे की होगी जो मेरा जूनियर डिसाइपल जीशियान से कनेक्टेड है। और फिर वो अपनी पुराने दिनों को याद करते हुए कहने लगा कि जीशियान और मैंने मिलकर न जाने कितनी बैटल्स में जीत हासिल की थी। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम खुशी और गम को शेयर करेंगे। फिर मेरे भाई जीशियान तुम मुझे छोड़कर भाग क्यों गए? कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं था कि मैं तुम्हें हेवनली रिफाइंड पपेट में बदल दूंगा? वेल ये तुमने एकदम सही पहचाना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें पपेट बनाना ही मेरा प्लान था। मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम अपनी स्किल्स को पास डाउन करोगे। चाहे तुम्हारा डिसाइपल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं जरूर से उसे कैप्चर करूंगा। और अब पैट्रियार्क की सोल तुरंत ही वहाँ से गायब होकर ऊचाओ अपनी बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल गेन करता है। यहाँ पर ऊचाओ को हानली का नाम पता चल चुका था। वो कहता है कि अगर वो बंदा हेवनली स्टार सिटी में छुपने नहीं गया तो मैं जरूर से उसे ढूंढ निकालूंगा। और फिर वो एल्डरसन से कहने लगा कि अंकल चलो अब घर जाने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद वो एल्डरसन को लेकर एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड की तरफ रवाना हो गया। और अब हम देख पाते हैं हानली को, जो कि सीधे 1 महीने के बाद ही समंदर से बाहर निकला था। और फिर वो एक लंबा सफर तय करके फाइनली हेवनली स्टार सिटी पहुंच जाता है। अब घर जाने के बाद हानली तो बस रिलैक्स करना चाहता है, क्योंकि जैंग और वो दोनों भी काफी ज्यादा थक गए थे। लेकिन घर आते ही वो देखता है कि सियू तो उसका वहाँ पर इंतजार कर रही है। वो हानली को महफूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। साथ ही साथ वो हानली को बता रही थी कि जीलिंग उससे मिलना चाहती है, शायद वो किसी बैम्बू हर्ब के बारे में जिक्र कर रही थी। वेल यहाँ पर सियू को शक था कि हानली और जीलिंग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो उसने आज सीधे हानली से पूछ लिया कि क्या आप भी प्राइम स्टार आइलैंड पर हुए इंसिडेंट के वक्त वहाँ पर मौजूद थे? तो हानली ने उसे हाँ में जवाब दिया। तो सियू कहने लगी कि शायद आप मेरे फादर वेन चियांग को जानते होंगे, इसी वजह से तो आपने मेरी इतनी मदद की। और फिर वो नीचे बैठकर रोते हुए हानली को बता रही थी कि मेरे फादर को लोग गद्दार बुलाते हैं, मगर आपने और मिस ने कभी मेरे सामने उनका जिक्र नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने मेरी काफी सारी मदद की है। वो अब सीधे हानली के पाँव पड़ने वाली थी, मगर हानली ने अपनी पावर से ही उसे ऊपर उठा लिया। वो उसे समझाता है कि कॉज एंड इफेक्ट तो होते रहेंगे, इसलिए जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो। अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूं, तुम्हारे फादर वेन चियांग एक अच्छा दोस्त और एक अच्छे फादर थे, इसलिए लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं इस पर ध्यान मत दो। जो सुनते ही सियू काफी ज्यादा खुश हो गई, मानो उसके दिल पर से एक बोझ ही उतर गया हो। और अब हानली भी उसके साथ जीलिंग से मिलने के लिए मेलोडियस सेक पहुंच जाता है। फिर सियू की वहाँ से जाते ही जीलिंग हानली से
माफी मांगने लगी क्योंकि उसी के कहने पर हानली ऊचाओ को खत्म करने के लिए वहाँ रुका था। मगर हानली कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हें इसके लिए मेरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं। जीलिंग कहती है कि प्राइम स्टार के हादसे के बाद मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर आप मुझे कहीं नहीं मिले और फिर मैंने भी हार मान ली। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी आपसे मिलकर आपका एहसान चुका पाऊंगी। उस दिन आपने ही मेरी मदद की थी और इसीलिए आज मैं जिंदा हूँ। जिस पर हानली कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, भला मैं तुम्हें वहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ता। तो अब हानली के एहसानों को थोड़ा सा कम करने के लिए जीलिंग उसे एक रिवॉर्ड देना चाहती थी। जिस पर हानली कहने लगा कि मुझे तो उस हेवनली लाइटनिंग बैम्बू हब की जरूरत थी मगर वो तो एल्डर सन के साथ एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के कब्जे में चला गया। और रही बात किसी और रिवॉर्ड की तो मैं उसे रिस्पेक्टफुली मना करता हूँ। मेरे पास काफी सारे ट्रेजर्स हैं मगर फिर भी जीलिंग उसे एक ट्रेजर दिखा देती है जो कि हेवनली लाइटनिंग बैम्बू की रूट थी। अब जैसे ही जीलिंग ने उस नाइफ पर हमला किया वो रूट इस नाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि एक प्योर रूट था। जीलिंग उसे बताती है कि मेरे फादर ने इस हब को 2 टुकड़ों में बांट दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि ये काफी कीमती ट्रेजर है। भले एक टुकड़ा एल्डर सन के साथ हमारे दुश्मनों के कब्जे में चला गया लेकिन उसके रूट मेरे फादर ने छुपा के रखे थे, तो प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। साथ ही वो हानली को बता रही थी कि स्कॉर्पियन आइलैंड पर जाने से पहले ही मैंने सारी प्लानिंग की थी मगर मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया वैसा कुछ नहीं हुआ और मेरी वजह से आपकी जान भी खतरे में पड़ी थी, इसलिए एटलीस्ट मैं यह हब देखकर आपको थोड़ा सा कंपेंसेट कर सकती हूँ। तो हानली ने उस बैम्बू हब को एक्सेप्ट कर लिया। तभी जीलिंग कहती कि इस बैटल में हमारे 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज के लोग मारे गए, पता नहीं अब स्टार पैलेस कैसे रिएक्ट करेगा। जिस पर हानली कहता है कि तुम स्टार पैलेस को बता देना कि जाओ जिंग और एल्डर फू को एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क ने मारा। इस तरह से स्टार पैलेस तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा। और उसी वक्त जीलिंग हानली को उनके सेक्ट का गेस्ट डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट करती है मगर हानली ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि फिलहाल मुझे बस मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है, इसलिए मैं और किसी झमेले में नहीं फंसने वाला। जो सुनकर जीलिंग थोड़ा सा मायूस हो गई। वो कहती प्लीज फिर आप हमारे नॉमिनल एल्डर बन जाओ, मैं बस आपका और आपके अवतार फॉर्म जैंग का नाम यूज करूंगी लेकिन आपको हमारे लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर फ्यूचर में हमारा सेट किसी मुसीबत में फंस भी गया तो आपको हमारी मदद करनी है या नहीं ये आप पर ही निर्भर होगा। तभी हानली ने उससे सवाल पूछा कि वेंसी उसके सेट में ज्वाइन कैसे हुई। जिस पर जीलिंग बताती है कि कुछ लोग उस पर जबरदस्ती करने वाले थे, तब किस्मत से मैं वहाँ पर पहुँच गई और तब से लेकर आज तक वो मेरे साथ ही है। हानली कह रहा था कि तुम्हें सीयू के फादर के बारे में तो पता ही होगा मगर फिर भी तुमने उसे अपने साथ रखा। जिस पर जीलिंग जवाब देते हुए कहने लगी कि सीयू के फादर और सीयू ये दोनों भी बेगुनाह हैं, किस्मत से ही हम लोग एक साथ आए। अगर सच बताओ तो हम सबके सब प्राइम स्टार आइलैंड के हादसे के शिकार हैं और इसीलिए मैं सीयू को कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातें सुनकर हानली समझ जाता है कि ये बंदी काफी ज्यादा रहमदिल है, तो उसने भी जीलिंग का ऑफर एक्सेप्ट किया। आज के बाद हानली और जैंग मेलोडियस सेक्ट के नॉमिनल एल्डर्स बन चुके थे, तो जीलिंग भी खुश होकर हानली को मेलोडियस सेक्ट की प्रॉफिट का 10% देने का वादा करती है। तो हानली भी स्माइल करके वहाँ से जाने लगा मगर जाने से पहले वो जीलिंग को बताता है कि तुम जिस राह पर चल रही हो वो खतरनाक है, अगर एक गलती भी हुई तो एक ही पल में तुम सब कुछ खो दोगी। इस दुनिया में अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो जल्दी से खुद की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो क्योंकि मुसीबत के वक्त ना स्टार पैलेस और ना ही कोई दूसरा सेक्ट तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए पावर्स को गेन करके आजाद हो जाओ। तो जीलिंग उससे वादा करती है कि वो हानली को निराश नहीं करेगी और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।